हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइबर फाइबर के टाइप्स एंड फाइबर की स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर, जो इसका मेन टॉपिक है, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर। इससे पहले कि हम इस पे जाएं, इससे पहले हम दो चीजें और देखेंगे। वो है हमारा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई मीडियम है, यानी कि ये मेरा मीडियम है, इसका N2 हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और इसका N1। यहाँ पे N2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन N1। ये चीज हमको मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक वेव आई, यानी कि ये किसी थीटा एंगल पे थी। अब हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ से गई तो इसके अंदर हुई, तो ये क्या हुई, डेविएट हुई। अब हमारे पास ऐसे तीन केस बन सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे नीचे वापस आ सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारी वेव है वो क्या हुई, इसके अंदर ऐसे चली गई। अब हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हमारी कौन सी पोजीशन को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, जब हमारी वेव हमारा थीटा इतना हो जाए, यानी कि ये थीटा, इसको मैं थीटा सी नाम दे रहा हूं, यानी थीटा क्रिटिकल, ये हमारा इतना हो जाए कि हमारी वेव क्या है, ऐसे चली जाए, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री पे इमिट हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। यानी कि हमारा जो एंगल है वो कितने हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि इसके हमारे पास पैरेलल, यानी कि इधर हमारी रे चली जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम लगाएं इसके अंदर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, N2 sin थीटा सी इज इक्वल टू N1 sin 90। ये हम लगाते आ रहे हैं 11वीं से 12वीं से। हमारे पास क्या हुआ, N2 sin थीटा सी इज इक्वल टू N1 sin थीटा 90 हमको दिया हुआ है। N2 sin थीटा सी, N1 sin 90 की वैल्यू पता है क्या आपको, पता है sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हमारे पास क्या हुआ, sin थीटा सी इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये क्या हुआ, sin थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई N1 अपॉन N2। ये चीज आगे काम आएगी, ये ना काम आएगी, लेकिन ये चीज आपको काम आएगी। यानी कि ये चीज मेरा सिखाने का उद्देश्य था, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर में ये चीज हमको काम आएगी। तो ये चीज हमारा क्या हुआ, स्नेल्स लॉ से हो गया। अब जैसे ही मैंने इस थीटा सी को और बढ़ाया, यानी कि मैं इस वेव को कहाँ ले गया, यहाँ पे ले गया, इस वेव को मैं यहाँ पे ले गया, यानी इस थीटा सी से मैंने एंगल को बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने थीटा सी से एंगल को बढ़ाया, ये हमारा क्या हुआ, ये लाइट रे इधर आने लग गई, यानी कि जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस आने लग गई। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 90 डिग्री वाली पोजीशन को क्या नाम दिया, क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमने थीटा सी, यानी कि जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से ऊपर गए, हमारी रे वापस उसी मीडियम में आने लग गई, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों चीजें थी, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है और हमारा क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एपरेचर वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर। एक्सेप्टेंस एंगल नाम से ही पता लग रहा है, एक्सेप्टेंस यानी कि हमारे पास क्या है, कोई किसी भी एंगल पे हम लाइट रे को इमिट कराएंगे, यानी इंसिडेंट कराएंगे, तो वो कितने एंगल तक हमारा ऑप्टिकल फाइबर उसको कैच कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। जैसे हम देखा था कि एक टाइम के बाद हमारा क्या हो रहा था, हमने क्या कराया था,
सॉरी हमारा क्रिटिकल एंगल था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। और हम इसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्रिटिकल एंगल तक भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से नीचे गए, हमारी राइट रे दूसरे मीडियम में जाने लगेगी, यानी कि कोर से बाहर जाने लगेगी। तो एक लिमिट तक वो एंगल को हमारा एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड एंगल। तो यहाँ पे हमको दिखाया हुआ है, इट इज द मैक्सिमम एंगल टू द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट रे में इंटर द फाइबर एक्सिस इन ऑर्डर टू गेट प्रोपागेटेड। यानी कि हमारा बोल रहा है कि जितना एक्सिस से हमारा एंगल क्या हो सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल एपरेचर क्या होता है, हमारा कितनी इसके अंदर एबिलिटी है कि वो लाइट को गैदर कर रहा है, हमारी लाइट को कलेक्ट कर रहा है। यानी कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइट गैदरिंग और लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि उसकी कितनी एबिलिटी है, वो लाइट को गैदर कर रहा है और कलेक्टिंग कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर। क्योंकि एक किसी फाइबर वायर की एक लिमिट से ज्यादा तो वो लाइट को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी लिमिट है उतना ही वो अपने अंदर क्या कर पाता है, कैच कर पाता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एपरेचर। अब हम डायग्राम से देखते हैं कि हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या, दिखता कैसा है, न्यूमेरिकल एपरेचर, इनकी वैल्यू यानी इनका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ये हमारे पास था यहाँ पे, ये क्या थी, हमारी कोर थी, और ये हमारा N1 था, ये N2 था, यानी ये कोर थी और ये क्या थी, क्लेडिंग थी, और ये क्या था, कवर था हमारे पास। अब क्या हुआ, हमारी लाइट क्या आ रही थी, ऐसे आ रही, ये हमारा एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया, और ये क्या हुआ, यहाँ से इंटर हुई और यहाँ पे ऐसे चली गई। यानी कि इस तरह से हम इसको कोर के अंदर क्या कराते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये एंगल क्या होता है, ये एंगल अगर 3D में देखें तो हमारा वायर कैसा हुआ, ऐसा। यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो, यानी एक बाहर वाला है, एक अंदर वाला। अंदर वाले को कोर मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एंगल 3D में होगा। यानी कि यहाँ पे हमको 2D में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3D में होगा, एकदम ऐसे गोलाई में। यानी कि ये ऐसे चारों तरफ होगा। यानी कि अगर हमारे पास सामने गोल सरफेस है तो मैं इसको ऐसे एंटर करा सकता हूँ, ऐसे एंटर करा सकता हूँ, ऐसे करा सकता हूँ, ऐसे करा सकता हूँ। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमारे को कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यानी कि हमारे पास इधर से कैसा होगा, ऐसा। यहाँ पे क्या करेगा, इंटर करेगा, ऐसे हमारे पास शायद दिख रहा होगा, इंटर करेगा ऐसे, ऐसे इंटर किया, और सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल। अब इसके अंदर जितने भी हमारे एंगल आएंगे इस सरफेस की सरफेस और इस सरफेस के अंदर, उनको ये क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। यानी कि ये लाइट हमारी ट्रांसमिट होगी, डाटा हमारा ट्रांसमिट होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर गए, यानी कि इस एंगल से एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा कि ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यानी डायरेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा एंगल हमने ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो क्या होगी, वो लाइट ऐसे चली जाएगी। यानी कि वो लाइट सीधी चली जाएगी और हमारा फाइबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। होगा तो भी बहुत खराब डाटा ट्रांसमिट होगा, बिल्कुल काम का नहीं होगा। तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये एंगल हमारे किसी काम का नहीं है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम एंगल हुआ, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल। यानी कि अगर इस यहाँ तक हमारी लाइट आई, तब तक हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा था, तब तक सब सही था। लेकिन जैसे ही हम इस एंगल से ऊपर गए, हमारी क्या हुई, लाइट वापस
दूसरे मीडियम में चली गई और हमारा फाइबर गलत हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि कितना एंगल हमारे पास ये ले रहा है जिससे हमारा डाटा सही से ट्रांसमिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल। यानी कि ये 3D में हमने दिखा दिया है कि अगर 3D में होगा तो ये चारों तरफ होगा, यानी कि चारों तरफ होगा तो ये हमारा क्या है, एक कोन जैसा बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर और इसका डेरिवेशन। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपरेचर का डेरिवेशन। तो अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा कोर है, ये हमारा क्लैडिंग है। यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया ताकि अच्छे से समझ में आए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, N1 और यहाँ पे था हमारा N2, और N1 हमेशा क्या था, N2 से ग्रेटर देन था, यानी N1 क्या था, ग्रेटर देन N2। अब हमने कोई रे इंसिडेंट कराई कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, इसको मैंने नाम दे दिया θ1। ये ट्रांसमिट हुई इसके अंदर θ2 एंगल से, और यहाँ पे इसने कोई एंगल बनाया फाई एंगल, और आगे अपनी ट्रांसमिट हो गई। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारा एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा और न्यूमेरिकल एपरेचर कितना हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल लॉ लगाऊं, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं n0, यानी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, n0। तो हमारे पास क्या होगा, n0 साइन θ1 इज इक्वल टू n1 साइन θ2। ये इसका क्या होगा हमारे पास, स्नेल्स लॉ हमने लगाया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, स्नेल्स लॉ हमने लगाया, अब हमारे पास क्या हुआ, साइन θ2। अब इस पोर्शन को हम देखें, यानी कि ये हमारा क्या है, ब्लैक वाला लाइन है, और ये हमारा ब्लैक वाला लाइन है, इसके अंदर क्या है, ब्लू वाली लाइन है। ये लाइन हमको दिख रही है, ये एंगल हमारा कितना है, θ2, और ये एंगल हमारा कितना है, फाई। ये हमको इतना दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ये डॉट वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन, इसके बीच में ब्लू वाली लाइन, यहाँ पे θ2 है, यहाँ पे फाई है। अब ये दोनों लाइनें क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी कितना हुआ, θ2। तो मैं फाई को क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस θ2, ये चीज मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। और θ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, θ2 इज इक्वल टू π/2 माइनस फाई, इसको फाई के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे साइन θ2 है तो इसको मैंने क्या लिखा, n1 साइन π/2 माइनस फाई, ऐसा लिख सकता हूँ। और इधर है n0 साइन θ1, ये हमने लिखा π/2 माइनस फाई। अब हम क्या करेंगे, साइन π/2 माइनस फाई को क्या लिख सकते हैं हम, कोस फाई, यानी n1 कोस फाई, ये हो गया हमारा n1 कोस फाई, n1 कोस फाई हो गया। अब आप एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं कोस थीटा को कितना लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हर कोई लिख सकता है, तो हम ये चीज लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने कोस फाई की जगह लिखा n1 √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये चीज हमने लिख दी, θ1। अब साइन स्क्वायर फाई हमने लिख दिया। अब एक चीज हमारे पास है, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल कब तक जा सकता है, जब तक हमारा फाई क्रिटिकल एंगल हो जाए। अगर फाई हमारा इससे आगे चला गया तो, यानी कि इस लाइन से आगे चला गया तो हमारा क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक हमारा डाटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये थीटा फाई हमारा कहाँ तक जा सकता है, यानी कि हमारा डाटा क्या हो, ट्रांसमिट हो, हमको डाटा ट्रांसमिट करवाना है, तो हमारा एंगल एक्सेप्टेंस एंगल तक जा सकता है। तो हमारा अगर यहाँ पे इस पोर्शन में मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगाऊं, यानी मैंने फिर से क्या लगाया, स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगाया तो ये हमारे पास कितना है, 90 है,
और इधर साइन फाई है। तो ये हम अभी इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा साइन यानी कि n1 साइन फाई इज इक्वल्स टू, इसको अब हम नाम दे देते हैं फाई सी या फिर फाई रहने दो। हमारे पास क्या हो गया साइन 90 और यहाँ पे n2। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन फाई हमारे पास क्या हो गया n2 अपॉन n1। ये चीज आपको समझ आ रही है n2 अपॉन n1। ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ से कि हमारा क्रिटिकल एंगल होता है तो हमारा साइन फाई कितना हुआ n2 अपॉन n1। अब साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हम रख देते हैं तो n0 साइन फाई 1, यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू n1 अंडर रूट 1 माइनस n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आई। अब यहाँ पे n स्क्वायर क्या हुआ n0 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये चीज कैलकुलेशन की, n1 अपॉन n1 कैंसिल हो गए और अगर n0 हमारा कितना है, n0 हमारा है एयर। अगर एयर है तो इसका n0 कितना होगा 1। एयर के लिए n0 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा 1 आ गया। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। और n1 है क्या, n1 कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास हो गया क्या एक्सेप्टेंस एंगल, नहीं सॉरी न्यूमेरिकल एपरेचर। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर किसके इक्वल होता है Na। इसको न्यूमेरिकल एपरेचर को हम Na लिख सकते हैं Na इक्वल टू साइन थीटा 1। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर, यानी कि इसकी कितनी हमारे पास कैपेसिटी है कि वो इसको अंदर ट्रांसमिट कर रहा है। अब हमारे पास हमको थीटा 1 देखना है, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल देखना है। तो थीटा 1 हमारे पास यहाँ से क्या हो गया थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स हमारे पास अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो ये चीज शायद समझ में आ गई होगी। Na कितना हुआ साइन थीटा रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और थीटा 1 साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर यहाँ पे बाहर में कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा n0। हमने एयर लिया है इसलिए एयर की वैल्यू कितनी हो गई है n1 हो गई है। अब कई बार क्वेश्चन में दिया होता है हमारे को कि हमारा क्या होता है इंडेक्स डिफरेंस और रिलेटिव हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स डिफरेंस। ये चीज हमको दी हुई होती है कई बार क्वेश्चन में, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है इंडेक्स डिफरेंस है, यानी कि हमारे को यहाँ पे साइन थीटा 1 कितना दिया हुआ है साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब डेल्टा n हमारे पास कितना होगा n1 माइनस n2, ये हम लिख सकते हैं यानी कि इंडेक्स डिफरेंस से। डेल्टा n कितना हुआ n1 माइनस n2। अब n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसको आप ध्यान से देखो आपको क्या फील आ रही है। ऐसा फॉर्मूला कभी पहले पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n1 स्क्वायर वाले को n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2। अब हमारा क्या है, मान लीजिए n1 हमारा क्या है नियरली इक्वल है n2 से। n1 ज्यादा होगा हमेशा किससे n2 से, लेकिन नियरली इक्वल है। तो हमारे पास क्या हुआ ये n1 माइनस n2 हमने क्या लिखा है डेल्टा n, तो ये हुआ डेल्टा n और n1 प्लस n2 हमारा कितना हो गया 2n1, यानी n2 को n1 लिख सकता हूं
तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा 1 इक्वल टू √2n1 डेल्टा n। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल एपरेचर की, अगर हमको क्या दिया हुआ है, इंडेक्स डिफरेंस। अब है हमारे पास रिलेटिव हमारे पास क्या है, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हमारे पास क्या हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n1 माइनस n2 अपॉन n1, ये हमारी क्या होगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, n1 माइनस n2 अपॉन n1। और यहाँ से हम n1 माइनस n2 को कितना लिख सकते हैं, n1 माइनस n2 हमारे पास हो जाएगी डेल्टा n1। यानी ये हो गई हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे n1 माइनस n2 की जगह डेल्टा n1 पुट करेंगे तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा n1 और यहाँ पे कितना हो रहा था, 2n1, तो ये 2n1। यहाँ पे n1 मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर, तो 2 डेल्टा n1 स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 डेल्टा का अंडर रूट इंटू n1। यानी कि हमारे पास साइन थीटा 1 न्यूमेरिकल एपरेचर की वैल्यू कितनी आ गई, n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे को बहुत बार काम आता है, इसलिए हमने कराया है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले, अगर हमको बोला है इंडेक्स डिफरेंस इतना है और कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी डिफरेंस की, यहाँ पे पुट कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और अगर हमको बोला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इतना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू जो क्वेश्चन में दिया है इंटू कोर की हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गए हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर हो गया साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।